तो ये पार्ट 2 लेके मैं आ गया हूँ दोस्तों। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, मैंने वीडियो तो बना रहा था लेकिन एडिट करते वक्त हमसे कुछ पार्ट डिलीट हो गया था। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, वो डिलीट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है मैंने सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है और ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 12, पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 पहले करा रखे, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। तो आप ऐसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है, देखो 10a + b कितना दे रखा है, 10a + b 1 और सिर्फ √3, ठीक है। सो ये चीज़ हमें दे रखी है, तो इधर 10 में है। अब √3 का मान भी आपको 10 में सोचना है ताकि आप एंगल की कंपैरिजन कर पाओ, ठीक। तो √3 किसका मान होता है, 10 60 का, ठीक है। 10 60 का मान होता है √3। ये हमने 60 लिख दिया, 10 से 10 हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, a + b = 60। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा में क्या दे रखा है, 10a - b = 1/√3, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, देखो। तो हम क्या लिखेंगे, इधर 10 में है तो इधर भी 10 में सोचना है। ये 10 30 का मान होता है, 10 से 10 हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, a - b = 30। ये इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a + b = 60 डिग्री, फिर हमारे पास a - b = 30 डिग्री। जोड़ो, प्लस माइनस कटा, a और a क्या हो जाएगा, 2a, ये हो जाएगा 90। 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। तो a का मान कितना है, 45। अब b का मान निकालना है, समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a + b = 60 डिग्री था, ठीक है। a का मान कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये 45 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था, a और b के मान निकालो, हमने आराम से निकाल दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया आराम से। अब आते हैं, ये सब बाकी सब क्वेश्चन तुमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 24 से शुरू करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे, वो छूट गया था एडिटिंग के टाइम। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सो देखिए, भिन्न होता है अंश बट्टे हर, माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। आपको x मिल जाएगा, आपको y मिल जाएगा, आप यहाँ रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रथम शर्तानुसार एग्ज़ाम में जैसे करना है वैसे ही करा रहा हूँ, है ना। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो। अंश में भी, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो वो 9/11 हो जाती है। तिरछी गुणा करो, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा। 11x 18 में से 22 घटाओगे, -4। प्रथम शर्त से हमें प्रथम समीकरण मिल चुका है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वो 5/6 हो जाती है। अब तिरछी गुणा करो, 6x 6 × 18, 5y 5 × 15,
प्लस का वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, 18 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 15 में से 18 गया माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दिख रहा है आपको? देखो किसको हटाएंगे हम, आसानी पड़ेगी। किसको हटाते हैं? किसी को भी हटा लो। 11 x हटाते हैं, इसमें 11 से करना पड़ेगा और इसमें 6 से। ठीक है, तो आप लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। इधर वाला ऊपर गुणा हो जाता है, उधर वाला नीचे, जिसको भी हटाना है। तो पहले वाले में 6 से गुणा करने पड़ेगा, 66, 6 नम 54y, 6 चौको 24। इसमें 11 से करना पड़ेगा, 11 छंग 66, 11 पचे 55, 11 तियाँ 33। घटाने पचे ने बदलता है, प्लस माइनस घटा। 55 में से 54 घटाएंगे y आएगा, 1 y बचेगा। 33 में से 24 घटाओगे, 6 और 3 9 बचेगा। तो y का मान 9 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, जो जिसमें भी रखना है। समीकरण 2 से, ये समीकरण नंबर 2 है। y का मान रख दो, तो 6x 5 नम 45 माइनस का 3। माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। 45 में से 3 घटाओगे 42, 6 गुणे में इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 6 सत्ते 42। तो x का मान क्या आ गया, 7। x का मान 7 है, y का मान 9 है। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः भिन्न बराबर 7/9। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो उसे भी करते हैं। कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, सो कह रहे हैं संख्या जब है तो कोई बड़ी होगी कोई छोटी होगी, है ना। तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y प्रथम शर्तानुसार संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है हमें, 26, है ना। तो यानी कि बड़ी में से और छोटी वाली घटाओगे तो कितना आएगा, 26। ठीक, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि जो पहली संख्या है, बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो यानी कि अगर बराबर करना है तो छोटे वाले में गुणा करना पड़ेगा। बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26 था, x का मान यहाँ रख दो, 3y माइनस के y 26, 2y बराबर 26, 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ गया, 2 1 कम 2 2 3 6। तो y का मान कितना आ गया, 13। y हमारी कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या 13 होगी, चूँकि x बराबर क्या था, 3y था, है ना। तो y का मान 13 रख दो यहाँ पर, 13 3 39। तो बड़ी संख्या कितनी है, 39। बड़ी संख्या 39 होगी और छोटी संख्या 13 होगी। ये हमारा उत्तर होगा। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। कह रहे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। एक अर्धगोला है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है जिसके ऊपर आप रख रहे हो उसकी त्रिज्या और उसके ऊपर जो वस्तु रखी उसकी त्रिज्या दोनों समान है। अध्यारोपित का मतलब ये होता है। ठीक है, बोला है जो बर्तन की कुल ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और बर्तन का जो अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी गोले की त्रिज्या। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो अगर ये ऊंचाई आपको चाहिए h, तो क्या करना पड़ेगा टोटल में से इतना घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे गोले व बेलन की त्रिज्या वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा, जो भी व्यास होता है उसका आधा होता है त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार बर्तन की आंतरिक क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल आएगा तो क्या होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, तो देखो 2πr बहिनिष्ठ है, अंदर आ जाएगा r + h। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 7 है, r हमारे पास 7 है और h हमारे पास 6 है। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 7 छंग 13, 13 चौके 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए आप खुद ही, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब जितने भी प्रश्न हैं वो सारे 6-6 नंबर में हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार ही आता है लगभग। कह रहे एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं उसमें ना स्थिर जल की चाल भी निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें दे रखा है, इसने आपके दिमाग के साथ खेल खेल दिया और बच्चे इस क्वेश्चन को लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा अटक जाएंगे। ठीक है, अटकेंगे ज़रूर। अब क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता चला होगा। देखो स्थिर जल की चाल पहले ही दे रखी है ना। आपको क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x आपको निकालना है। तो देखो अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल में क्या होता है, जो धारा की चाल होती है उसमें जो स्थिर जल में चाल होती है उसमें धारा की चाल जुड़ जाती है। ठीक, और प्रतिकूल चाल में तो घट जाती है ना। प्रतिकूल चाल में क्या होगी, घट जाएगी। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। यहाँ पर हमें स्थिर जल की चाल पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, सो देखिए अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल पता चल गया। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रथम स्थिति में ठीक है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो देखो 24 किलोमीटर दूरी कितनी है 24, और प्रतिकूल में क्या होता है 18 - x। समीकरण 1। अब देखो जब आप धारा की दिशा में तैरते हो तो आप जल्दी तैरते हो,
और जब धारा के विपरीत जाते हो तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आप थक जाते हो, ठीक है ना। तो समय किस में ज़्यादा लगेगा, प्रतिकूल चाल में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। और पुनः फिर क्या बोला है, उतनी ही दूरी 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, उतनी ही दूरी प्रतिकूल में है और उतनी ही दूरी अनुकूल में है, अनुकूल जाने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी, चाल आपकी बार प्लस में हो जाएगा। कह रहे हैं जब इस स्पीड से जाते हो और जब इस स्पीड से जाते हो तो इसमें 1 घंटा समय ज़्यादा लगता है। ये भी समय की बात कर रहा है और ये भी समय की बात कर रहा है, यानी कि इसके पास 1 घंटा समय ज़्यादा है, यानी कि इस समय में से इस समय को घटाओगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। प्रश्नानुसार 24 18 माइनस एक्स, 24 18 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक है। ऊपर से देखो 24 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ निकाल लिया बाहर गुणे में, है ना। सो देखिए 24 जो बाहर है, इसकी और इसकी गुणा कर दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर इसकी गुणा इसके साथ 18 प्लस एक्स, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस से हो जाएगा, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, सो ऊपर आ गया 24 एक्स और एक्स 2x, नीचे आ गया 18 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। अब 18 का वर्ग करो, है ना, 8 8 64, 4 8 कम 8 और 4 12, 1 8 8, 1 कम 1 6, ठीक है। तो 306, 18 गुणा 18 सही किया है हमने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 18 गुणा 18 है ना, सही होना चाहिए। 324, 8 8 64 का 4 आएगा, मैंने 6 लिख दिया, गलत कर दिया ना, 324 आएगा, सॉरी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से क्या आ गया, देखिए 24 दूनी 48 एक्स, तिरछी गुणा हो जाएगी, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। 18 का वर्ग 324 माइनस के क्या है ये एक्स स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 48 एक्स माइनस के 324 बराबर 0। द्विघात समीकरण मिल गया आपको, ठीक है। आपको क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं। यहाँ देखो ए के स्थान पर एक एक्स स्क्वायर गुणांक, बी के स्थान पर 48 है और सी के स्थान पर 324 है, ठीक है। सो आपको पता है तो ये खास सूत्र से एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है कि नहीं। हल करते हैं, माइनस के 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर 48 का वर्ग माइनस 4a माइनस सी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस के 48 प्लस माइनस 48 का वर्ग, ठीक है। 48 गुणा 48 करना है आपको, तो 48 गुणा 48 करोगे तो 2304 ये आ जाएगा आपका। फिर हमें क्या करना है, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर हमें 324 को गुणा करना है 4 से, तो आपको मिलेगा 1296, ठीक है। और उसमें आपको ऐड कर देना है ये चीज़ 2304, ठीक है। और अपॉन में तो 2 कम 2 है ही है, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3602, ठीक। 48 36 का वर्ग क्या होता है 6, पीछे से 2 0 है तो 1 0 आ जाएगा 60, ठीक। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लोगे ये कितना है 36 60 है ना, तो 60 में से 48 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 48 घटेगा तो 12 है ना, 12/2 यानी कि 6। तो चाल क्या होगी, जो हमारी धारा की चाल है
धारा की चाल, है ना, यही आंसर होगा। दूसरा वाला नेगेटिव में आप वो लोगे तो वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती। नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर माइनस के 48 माइनस के 60 बट्टे 2, तो वो नेगेटिव का आ जाएगा, है ना। 8 4 अच्छे 10, तो ये 2 चौके 8, माइनस के 54। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर आ जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं निम्न समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। ये तो बच्चा कर लेगा, है ना। इजी सा क्वेश्चन है, 6 नंबर में दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कर लेते हैं हम। क्या है, 2/x + 3/y 13, और दूसरा जो हमें दे रखा है 5/x - 4/y = -2। देखो, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, ठीक है। सममिति दिख रही है, एक सिमेट्री दिख रही है, माना। एक बट्टे x को a माना और एक बट्टे y को b माना। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से देखो, ये हो जाएगा 2/x है तो 2a + 3b 13। समीकरण नंबर इसे मैं 3 बोल देता हूँ। और ये हो जाएगा 5a - 4b = -2। चौथा, अब इनको हल करो। समीकरण 3 व 4 से एक को हटाते हैं, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से कर दो। 5 दूनी 10a, 5 तिया 15b, 13 पंजे 65। 2 से करोगे 10a, 4 दूनी 8b, 2 दूनी 4। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 23। 8 और 5 13 ना, 23 आ गया, 23b। और ये कितना आ गया, 69, ठीक है। 23 तिया 69, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। समीकरण 1 में रखो। सिंस देखो, चूंकि 2a + 3b किसके बराबर है, 13 के। 2a 3b 3 है, 3 तिया 9, 9 माइनस के इधर के प्लस का हो गया, सॉरी प्लस के इधर के माइनस का हो गया। 13 में से 9 घटाएंगे 4, 2 दूनी 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन हमें ए बी नहीं निकालना है, हमें एक्स वाई निकालना है। 1/x हमारे पास कितना था, ए, और ए का मान कितना आया था अभी हमारे पास, 2। तो वो उठा के हमने यहाँ रख दिया। तिरछे गुणा करो, 2x = 1, तो x का मान क्या जाएगा, 1/2। ये गुणे में था, बट्टे में आ गया आंसर। पुनः 1/y को आपने b माना था, b का मान 3 आया था। 3 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, गुणा कर दोगे 3y = 1, तो y का मान क्या जाएगा, 1/3 आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 6 नंबर का प्रश्न है। अगले वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बना लो। चित्र अगर सही बन गया ना तो आधा काम आपने वही कर दिया है। कह रहे एक मीनार है, ये मीनार है, और एक भवन है यहाँ। ऑब्वियसली जो मीनार होगा वो ज़्यादा ऊंचा होगा, भवन छोटा होगा, है ना। कह रहे हैं ये मीनार का पाद बिंदु होता है और ये मीनार का शिखर है, और ये भवन का पाद बिंदु, ये भवन का शिखर है, और उसके बीच में ये क्या है, ज़मीन है। महल और मीनार हवा में तो लटकेगा नहीं, ज़मीन पे ही बनाओगे, है ना। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु
से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब पढ़ा रखा है ना। आप मेरे जब वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। कह रहे यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना भवन की ऊंचाई क्या है, h है, ये हमें ज्ञात करना है। नाम दे दो A B C D। ठीक है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो उभयनिष्ठ भुजा है वो क्या है, ये वाली, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। और ये पता है, ये लेना पड़ेगा, यानी कि अभी ये निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण, ये वाला तो कर्ण है। तो लंब बट्टे आधार त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा कितना है, 60। आपको पता होगा ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो देखो लंबो बट्टे आधार क्या, tan थीटा ऊपर से। तो लंब मेरे पास कितना है, 50। आधार मेरे पास है BC, tan 60 का मान होता है √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक है, सो देखो BC √3, 50 से कम 50, ये √3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में BC मिल गया। पुनः त्रिभुज DCB में, DC में तो देखो ये पता है अभी फ़िलहाल, और ये निकालना है। ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार कितना है, BC। तो क्या होगा, tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो H BC कितना है, 50 √3। और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो देखो ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर, √3H बट्टे 50 1/√3। गुणा करो तिरछी, √3 गुणा √3 3, √ हट जाता है, 50 से कम 50। ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में मीटर। तो जो भवन की ऊंचाई होगी वो 50/3 होगी। अब दशमलव में निकालना है तो दशमलव में निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज बनाना है, और फिर उसको उसी के समरूप एक 2/3 अनुपात का एक और एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको भुजा प्रकार, गोला प्रकार, ये सब चीज़ मेरे पास नहीं है, और ये मैंने पहले करा रखा है। प्रश्नावली 11.1 मैंने पूरी करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना होगा क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 11.1 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब मैं इसे जानबूझ के इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाहता हूँ कि आप देखें जाके वीडियो। आप ऐसे लिखना, क्लास 10th एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज ये कौन से का होगा, 6.5 का होगा। ठीक है, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो सबसे ऊपर मिलेगी। ठीक है, ये मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने सब पढ़ा रखा है, और मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद 14वां होगा, इसके बाद 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसको भी जाके देखना। तो ये क्वेश्चन NCERT का प्रॉब्लम है, 6.5 का 14वां क्वेश्चन है या 13वां क्वेश्चन है, आप जाके देख लेना। ठीक है, ऐसे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये नहीं कि मेरे को नहीं आता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप जाके देखें। मैंने सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं, और सभी चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कराता हूँ, और बच्चों वही एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बार बार आता है। ठीक है, मेरे बताए हुए क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियोस देखो अभी, अगर आप तक नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान है, देखो कह रहे हैं एक शंकु के छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसकी जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान 22/7 लेना है। इतना आसान क्वेश्चन, बाप रे।
इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, बस सूत्र में रख देना है ना। सो अगर आप देखें, ये छिन्नक है हमारा। छिन्नक आपको पता ही क्वेश्चन नंबर 29 है, ये होता है छिन्नक, है ना। तो छिन्नक में जो दो त्रिज्याएं होती हैं और ये ऊंचाई होती है, ठीक है। ऊंचाई मेरे पास कितना दे रखा है, इसका आयतन जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि h मेरे पास 45 है, और जो R1 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और जो R2 है बड़ा वाला वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो ये चीज़ तो हमें दे रखी है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक दुविधा आ जाएगी, आपको ना L निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको ना क्या निकालना पड़ जाएगा, L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। तिर्यक ऊंचाई के लिए जो सूत्र है हमारे पास वो L बराबर होता है √h², जो बड़ा वाला होता है ना R2 - R1 का होल स्क्वायर। h कितना है देखो, 45 का वर्ग, R2 कितना है 28, R1 कितना है 7 का वर्ग। अब इसको आप हल कीजिए, मतलब फटाफट आपको कैलकुलेशन करनी है, और इतना ही कैलकुलेशन के ही आपको नंबर मिलेंगे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो देखो 45 × 45 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 45 × 45 होता है आपका 2025। 28 में से 7 घटाओगे आपका आ जाएगा 21। 21 को 21 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 441, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसमें जोड़ दीजिए। 441 में आपको जोड़ना है कितना, 2025 जोड़ना है, ठीक है। 2025 में जोड़ देना है आपको 441, सो ये आपको दे देगा 2466, ठीक। अब आपको वर्गमूल निकालना है किसका, 2466 का, ठीक। तो इसका जो वर्गमूल आएगा आपका वो लगभग 49.65 आएगा। सो मैं आंसर निकाल रहा हूँ लगभग 50 मान लेता हूँ, और यहाँ लिख दूंगा मैं लगभग, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो मैं 50 ले रहा हूँ, आंसर मैं लगभग में रखूँगा, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। पहले वाले पार्ट में क्या बोला, सब कुछ अब हमें मिल चुका है। पहले वाले पार्ट में हमें बोल रहे हैं इसका आयतन को कभी कभी धारिता भी बोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 πh, ठीक है, R1² R2² R1 R2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पाई का मान क्या लो, 22/7, ठीक है, और h का मान हमारे पास कितना है, 45। R1 कितना है, 7 का वर्ग, R2 कितना है, 28 का वर्ग, और R1 R2 7 × 28, ठीक है। ये चीज़ है, अब बस कैलकुलेशन ही तो है, और क्या है इसमें। अब देखो ऊपर गुणा करोगे, ठीक है, तो 22 × 45 है, तो ये आ जाएगा 990/3 × 7, 7 का वर्ग 49, ठीक है। फिर 28 का वर्ग है, 28 × 28 करना है आपको, तो ये मिलेगा 784। फिर आपको करना है 7 × 28, तो ये मिल जाएगा आपको 196। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि जब आप कैलकुलेशन करो तो मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ मत करना है, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी और एग्ज़ाम में जाके आपका हाथ अटक जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना है 49 में, आपको ऐड करना है 784, फिर ऐड करना है उसमें 196, ठीक है। क्या करना है, 96 ऐड करना है। तो ये आ गया 1029, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुणा कर दोगे 990 को, है ना, 990 को गुणा करना है 1 2 9 में, इनको गुणा कर दो तो आपको ये मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है बट करना पड़ेगा हमें, हमसे एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हुई है, नहीं गड़बड़ नहीं है, h का मान तो 45 ही है, ठीक है, गड़बड़ नहीं हुई अभी तक। मैंने सोचा L हमारा 50 है ना, ये ध्यान रखना, लगभग में आंसर है, और इसको भाग देना है 21 से, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको भाग दीजिए अब 21 से, जब 21 से भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा 48,510। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब,
आंसर। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, तो सूत्र क्या होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई एल, है ना। आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, पाई एल R1 + R2, 22/7, एल का मान 50, R1 है हमारे पास 7 और R2 है हमारे पास 28। तो 22 × 50/7, 28, 7 पंजे 35, है ना, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 गया, ऊपर गुणा करो 25 पंजे, और सॉरी 22 पंजे 110, पीछे से 0 × 5, 11 5 55, पीछे से डबल 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर में यहाँ लगभग ज़रूर लिखना। ये हमारा आंसर आ गया इजीली, ठीक है, आराम से बन गया। अब इसमें आपके पास चॉइस भी है, दूसरा क्वेश्चन अथवा करके। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अथवा कह रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, ये त्रिज्या मेरे देखो दे रखी है, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में बनाया जाता है। इसको पिघलाया है और एक बेलन बनाया है, इसे कैपिटल R बोलता हूँ, ठीक है, और इसे स्मॉल r बोलूँगा। इस जो बेलन आपको बनाना है वो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो उसकी बेलन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन है। आपको पता है जब हम एक चीज़ को तोड़कर दूसरी चीज़ बनाते तो उनका आयतन समान रहता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार माना जो बेलन की ऊंचाई h है वो लिख देना। प्रश्नानुसार गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। गोले का आयतन का सूत्र पाई 4/3 पाई r3, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। इधर भी पाई कैंसिल, और यहाँ r कितना 4.2, 3 बार गुणे में आ जाएगा। r कितना है 6 × 6 h। तो ये गुणे में इधर रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सरल करना है, और कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए सरल करते हैं इसको। अब हम 3 से काटो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4। ठीक है, ओके, ये चीज़ आ गई। अब हमें गुणा करना है, 1.4 गुणा 1.4, तो ये आ जाएगा 2, 1.4 गुणा 1.4, 1.96, 4 है ना, तो 1.96, 2.8। तो अब गुणा कर देना है हमें, 1.96 को गुणा करना है हमें 2.8 से, तो ये आ जाएगा 5.488 मीटर। आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए भाई साहब हर बार आ जाता है, हर बार आ जाता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, ये आंकड़ा दे रखा है, हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए क्या है कि जो सबसे बड़ा है उसे F1 बोलते हैं। सबसे बड़ा, ये बारंबार तो F का है, इसे बनाने की फिर ज़रूरत नहीं है। बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा क्या है 61, तो ये मेरा F1 है। अबे यार, तो ये मेरा F1 है, और इसके आगे वाला F0 होता है और इसके पीछे वाला F2 होता है। F1 के ऊपर जाओगे तो जो बहुलक वर्ग है, आ सकता है कि बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग क्या है, जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर वाला,
60 से 80 कितने का अंतर है? 60 से 80 के 20 का अंतर। 80 में 60 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। तो देखो F1 मेरे पास कितना है? 61। F0 मेरे पास कितना है? 52। और F2 मेरे पास कितना है? इसके पीछे वाला 38। अब सब कुछ पता चल गया। अब बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? एल। एल देखो, जो बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है ना, उसे एल बोलते हैं, और उच्च सीमा को यू। सूत्र में एल चाहिए होता है। सूत्र में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। एल F1 कितना है मेरे पास? 61। F0 है मेरे पास 52। H है मेरे पास 20। 2F1 F0 मेरे पास है 52। F2 है 38। एल का मान तो रखा ही नहीं। एल का मान कितना है हमारे पास? 60। यहाँ रख देते हैं। 61 में से 52 गया 9, ठीक है ना। 9 बचा। 9 गुणा 20, 5, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 8 2 10, हासिल लगा 1, 90, 60। सो अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 10, 32 आ जाएगा, है ना। तो इसको काटो। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे, और सॉरी 2 चंग 12, 16 दूनी 32, 10। फिर काटो। 2 पंजे 10, अरे 2 पंजे 10 ऊपर, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 60, 9 पंजे 45 बट्टे 8, ठीक है। सो देखो 45 को हम भाग दे देंगे 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.62। 60 में 5.6 जोड़ दो, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ दिया। 2 6 5, सो आंसर आ जाएगा 65.6। तो ये हमारा बहुलक आ जाएगा। तो देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए बहुत ही आसानी से। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो कोई सा भी अगर एक्सरसाइज देखना है तो आप ऐसे लिखो क्लास 10th एक्सरसाइज, जो भी आपको सही है एक्सरसाइज, या डैश जो भी आपको चाहिए वो लिख दो। 10.1 10.2 कुछ भी, और आगे चैनल का नाम लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। आपको वीडियो मिल जाएगी। ऐसे अगर आपको साइंस चाहिए तो लिखो क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 2, जो भी चाहिए आगे लिख दो भाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।